आज आपका टॉपिक है जो पिछली वीडियो थी मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो आज हम देखेंगे मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट जो किए थे उसको आधार मान करके मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया। सेंटेंस पे आइए। मेंडल ने आनुवंशिकता के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इन्हीं नियमों को मेंडल का आनुवंशिकता का नियम भी कहते हैं। मेंडल ने आनुवंशिकता के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इन्हीं नियमों को हम मेंडल के आनुवंशिकता का नियम भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये तीनों नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा हिंदी में इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अक्सर पृथक्करण का नियम कहा जाता है, लेकिन इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, इसलिए हमने दोनों बता दिया आपको। पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इंग्लिश में इसे लॉ ऑफ सेपरेशन यानी पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपविभवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस तरीके से मेंडल के कुल कितने नियम हो गए? 3। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपविभवन का नियम। इन 3 नियमों में आज हम जो चर्चा करेंगे वो पहला नियम जो प्रभाविता का नियम है उसकी चर्चा करेंगे, और नीचे एक संकरण के द्वारा एग्जाम्पल के आधार पर आपको प्रूफ करके दिखाएं, क्योंकि विज्ञान जो कहता है उसे सिद्ध करके दिखाने की क्षमता रखता है। ये विज्ञान की सबसे बड़ी खासियत है। तो प्रभाविता के नियम में ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा लक्षणों या गुणों का जो स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, एक पीढ़ी से दूसरे। प्रभाविता का नियम, पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके आधार पर ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि आनुवंशिकता के जनक भी माने जाते हैं, इन्होंने कहा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों या गुणों का स्थानांतरण जो होता है उसमें अगली पीढ़ी में जो लक्षण यानी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं, और कुछ लक्षण जाते दोनों हैं पेरेंट्स के। कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं, और कुछ लक्षण छिप जाते हैं, सुषुप्ता अवस्था में रहते हैं। तो जो छिप जाते हैं वो अप्रभावी लक्षण, और जो दिखाई देते हैं वो प्रभावी लक्षण। तो इन्हीं लक्षणों के प्रभावी और अप्रभाविता को आधार मान करके इस नियम का नाम ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस रखा। एक बार फिर से समझ लो संक्षिप्त रूप में। पेरेंट्स के लक्षण अगली पीढ़ी में दोनों के जाते हैं। कुछ लक्षण प्रकट हो जाते हैं और कुछ लक्षण छिप जाते हैं। जो लक्षण प्रकट हो जाता है, दिखाई देता है, वो प्रभावी लक्षण, और जो छिप जाता है, सुषुप्ता अवस्था में रहता है, वो अप्रभावी लक्षण। और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस प्रभाविता के नियम को ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक संकरण मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा
प्रूव करके, सिद्ध करके दिखाया। तो आइए आज हम उस नियम की चर्चा करते हैं जो प्रभाविता के नियम को सिद्ध करता है, पुष्ट करता है। आइए, एक संकर संकरण द्वारा प्रभाविता के नियम की पुष्टि करना। देखो, किसी जीव में एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों का जब संकरण होता है तो एक संकर संकरण कहलाता है। कहने का मतलब, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का, विपरीत गुणों का आपस में संकरण कराया जाता है तो इस तरह के संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो एक बार पुनः, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का, केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का आपस में संकरण कराया जाता है तो इस संकरण को एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। उदाहरण यहां देखिए, एक जोड़ी, एक लक्षण हमने लिया शुद्ध लंबा, एक लक्षण यहाँ पे शुद्ध बौना। अब देखना, शुद्ध लंबा को इस कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और शुद्ध बौने को स्मॉल टी से। अब यहाँ बौना, हाँ बौना ही लिखेंगे, इसको छोटा नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मेंडल की शब्दावली में मटर के छोटे पौधे के लिए बौना शब्द का प्रयोग किया गया और बड़े पौधे के लिए लंबा शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसलिए शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा, जब इनका आपस में संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में टीटी मतलब सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। यहां देखना, टीटी, कैपिटल टीटी, ये जोड़े में है, पेयर में, क्योंकि ये युग्मक जो है हमेशा युग्म में, जोड़े में रहते हैं, पेयर में रहते हैं। तो कैपिटल टीटी लंबे गुण को प्रदर्शित कर रहा है, स्मॉल टीटी बौने गुण को प्रदर्शित कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे में जब एक संकर संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। कैपिटल टीटी मतलब सभी शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। आइए, यहां हमने लिखा है पी मतलब पैतृक पीढ़ी, पेरेंट्स पीढ़ी, पी ये पैतृक पीढ़ी। यहां हमने लिखा है F1 मतलब ये पहली पीढ़ी, संतानीय पीढ़ी, पहली पीढ़ी, ये पैतृक पीढ़ी और ये पहली पीढ़ी। जब शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने पौधे का आपस में संकरण कराया गया तो कैपिटल टीटी मतलब F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे, प्रथम संतानीय पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब जब इस प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए तो यहां देखिए, गुण इसका भी आया, इसका भी आया, कैपिटल टीटी का भी आया, स्मॉल टीटी का, दोनों के गुण अगली पीढ़ी में गए, लेकिन दिखाई किसका दे रहा है? इसका। इसका क्या हुआ? इसमें छिप गया, सुषुप्ता अवस्था में पड़ा है। तो इसलिए लंबा यहां प्रभावी लक्षण होगा और बौना इस पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण होगा। लेकिन ये देखना, ये बौनापन सिर्फ सुषुप्ता अवस्था में, ऐसा नहीं कि अगली पीढ़ी में नहीं, ये मौका पाते ही अगली पीढ़ी में देखना प्रकट हो जाएगा। कैसे? ऐसे, ऐसे कैसे? जैसे क्या देखिए, जब हम पहली पीढ़ी के सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए तो उन लंबे पौधे का आपस में जब हमने संकरण कराया तो हम पाते हैं कि दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी में, देखें F2 पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में लंबा और बौना पौधा दोनों तरह के पौधे मिले, लंबे पौधे भी मिले और बाहर से देखने पे लगा कुछ पौधे तो लंबे हैं, कुछ पौधे छोटे हैं। तो उनका अनुपात देखा, 4 पौधे लिया तो उसमें से देखा 3 पौधे तो दूसरी पीढ़ी में लंबे हुए और 1 पौधा छोटा हुआ। तो देखिए, गुण यहां से गया था दोनों का, पहली पीढ़ी में ये प्रकट हुआ था लंबा, इसलिए ये प्रभावी लक्षण, और बौना अप्रभावी लक्षण। लेकिन यह मौका पाते ही अगली पीढ़ी में देखो प्रकट हो गया, भले थोड़े हुआ लेकिन ये भी प्रकट हो गया। अब यहां पे दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी में लंबा और बौना दोनों प्रकार के पौधे मिले, मतलब किस अनुपात में मिले? 3 संबंधी 1 के अनुपात में पौधे मिले। तो 3 लंबे पौधे मिले और 1
बौना पौधा मिला बाहर से देखने पे, दिखाई दिया कि 3 लंबा पौधा है और एक बौना पौधा, एक अनुपात 4 पौधों में। और स्वपरागण के द्वारा हम देखते हैं कि दूसरी पीढ़ी में लंबा और बौना दोनों प्रकार का पौधा प्राप्त हुआ। 3 लंबा और एक बौना, बाहर से देखने पे 3 लंबे और एक बौने पौधे, ये 3 संबंधी एक के अनुपात में हुए। ये इसका फिनोटाइप लक्षण है। फिनोटाइप क्या होता है? बाह्य लक्षणों को हम फिनोटाइप कहते हैं और आंतरिक लक्षणों को, जेनेटिक लक्षणों को हम जीनोटाइप कहते हैं। तो यह देखिए 3 संबंधी एक के अनुपात में 3 लंबे, दूसरी पीढ़ी में 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा मिला, तो लंबा और बौना पौधा दोनों प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे F2 पीढ़ी में 3 संबंधी एक का जो अनुपात है ये फिनोटाइप का अनुपात है। अब जब हम इसके लंबे और बौने पौधे का जब जेनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो यही 3 पौधा जो लंबा दिखाई दे रहा था, इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई दिया। टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये दोनों तो एक जैसे, देखो ये कैपिटल टी मतलब ये शुद्ध लंबा पौधा, इस 3 संबंधी एक मतलब 3 लंबे जो पौधे थे, एक जो बौना पौधा था, तो 3 पौधों में एक पौधा तो शुद्ध लंबा हुआ। इस जेनेटिक स्ट्रक्चर का पता हुआ, समयुग्मजी टी टाइप का प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखिए इस 3 के अनुपात को, 3 संबंधी एक के अनुपात को, इस अनुपात में हम इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर पाते हैं। जो 3 था वो 1 संबंधी 2 के अनुपात में, मतलब 1 संबंधी 2, टी कैपिटल टी एक पौधा, इन 3 पौधे में एक शुद्ध लंबा था, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, मतलब ये संकर लंबा। कैसा लंबा? लंबा तो था लेकिन संकर लंबा था। एक गुण लंबे वाला था, कुछ गुण इसमें लंबे पौधे का था और कुछ गुण इसमें बौने पौधे का, मतलब सम्मिलित रूप से ये बिल्कुल अलग हो गया अपने पैतृक से। तो ये नई पीढ़ी मतलब नया लक्षण प्रदर्शित करने लगा। ये हो गया हमारा हाइब्रिड जातियां, इसी को कहते हैं हाइब्रिड, संकर प्रजातियां इसी को कहते हैं। ये हो गया संकर लंबा। तो यहाँ 1 संबंधी 2, कौन? ये जो 3 बाहर से दिखाई दे रहा था लंबा, इन 3 में एक शुद्ध लंबा हो गया और 2 संकर लंबा। अब बचा ये लास्ट का ये शुद्ध बौना। तो ये 3 संबंधी एक फिनोटाइप अनुपात है। यही 3 संबंधी एक को हम 1 संबंधी 2 संबंधी 1 में इसका जीनोटाइप अनुपात हो जाता है। बाहर से देखने में जो लंबा था तो किस तरह का लंबा था? एक शुद्ध लंबा था और 2 संकर लंबा था। ये एक शुद्ध बौना था बाहर से, तो अंदर से इसका जेनेटिक अनुपात भी एक ही था। तो जीनोटाइप अनुपात हो गया 1 संबंधी 2 संबंधी 1 और फिनोटाइप इसी का अनुपात हो गया 3 संबंधी 1। याद रखना, अगर पेपर में आपसे पूछे कि एक संकर संकरण के दौरान पौधे का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, तो F2 पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में 3 संबंधी 1 का जो अनुपात होता है वो फिनोटाइप अनुपात होता है और उसी 3 संबंधी 1 का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर वाला होता है 1 संबंधी 2 संबंधी 1, ये इसका जीनोटाइप अनुपात होता है। तो इस तरीके से हमने आपको एक संकर संकरण की बात बताई प्रभाविता के नियम में। आइए एक बार पुनः, मेंडल ने आनुवंशिकता के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इन्हीं नियमों को मेंडल की आनुवंशिकता का नियम कहा जाता है। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेपरेशन। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपविभवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन 3 नियमों में आज हम चर्चा करेंगे प्रभाविता के नियम की। प्रभाविता का नियम क्या होता है? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जो आनुवंशिकता के जनक माने जाते हैं, उन्होंने बताया कि जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों या लक्षणों का जब स्थानांतरण होता है तो गुण अगली पीढ़ी में दोनों के जाते हैं, दोनों के लक्षण, दोनों के गुण अगली पीढ़ी में जाते हैं। बस
कुछ लक्षण क्या होते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं, दिखाई देते हैं, और कुछ लक्षण अप्रकट होते हैं, सुषुप्ता अवस्था में पड़े होते हैं, दिखाई नहीं देते। जो दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं, उन्हें प्रभावी लक्षण, और जो छिप जाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण, तथा इस नियम को ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस प्रभाविता के नियम को एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा हमने सिद्ध करके दिखाया है, आपको बताया है। जैसे यहाँ शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का जब आपस में क्रॉस होता है तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे, यहाँ P है मतलब पैतृक पीढ़ी, ये F1 है प्रथम पीढ़ी संतानी, सभी प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब इसमें लक्षण इसका भी आया, इसका भी आया, लेकिन बौनेपन का लक्षण छिप गया, तो यहाँ पे बौनापन अप्रभावी हो गया और लंबापन प्रभावी लक्षण हो गया। अब देखिए अगली पीढ़ी में जब हम देखते हैं ये पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, तो इनका जब आपस में सभी लंबे पौधों का स्वपरागण कराते हैं तो पाते हैं कि दूसरी पीढ़ी में F2 पीढ़ी में कुछ लंबे पौधे हुए, कुछ बौने, मतलब 3 लंबे पौधे, अनुपात देखते हैं तो 3 लंबे पौधे और 1 बौने पौधे। इस 3 लंबे मतलब 3 लंबे और 1 बौने पौधे का अनुपात बना 3:1। ये 3:1 जो अनुपात होगा इसका फिनोटाइप अनुपात होगा, बाह्य लक्षणों को देख करके। अब इसी 3:1 मतलब 3 लंबे पौधे और 1 बौने पौधे का जब जेनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देते हैं। कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 1, यहां लगा दो संबंध, ये हो गया 1:2:1 का अनुपात। 1 शुद्ध लंबा पौधा, 2 संकर लंबा पौधा, 1 शुद्ध बौना पौधा, तो ये इसका जेनेटिक अनुपात हो गया 1:2:1 के अनुपात में। इस तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब प्रभाविता का नियम की पुष्टि होती है। यहाँ पे लंबा प्रभावी हो गया था, बौना छिप गया था, लेकिन सुषुप्ता अवस्था में था। अगली पीढ़ी में देखा 3 लंबे पौधे तो 1 बौना जो यहाँ सुषुप्ता अवस्था में था, अप्रभावी था, वो भी अपने आप को समय पाते ही प्रकट कर लिया, प्रभावी हो गया। तो यहाँ पे लंबा भी हो गया और बौना भी हो गया, मतलब लंबा प्रभावी, बौना अप्रभावी। और अगली पीढ़ी में जाकर के लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे 3:1 या उसी को जेनेटिक अनुपात में 1:2:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए। तो कहने का तात्पर्य है एक संकर संकरण के द्वारा जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का जब आपस में संकरण कराते हैं तो अगली पीढ़ी में गुण दोनों के जाते हैं, एक का प्रकट हो, जो दिखाई देगा वो प्रभावी लक्षण, जो छिप जाएगा वो अप्रभावी लक्षण, और इसी नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना, कमेंट भी करना और बेल आइकन तो जरूर दबाना ताकि अगला बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको सबसे पहले मिले।